हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो अब हम करेंगे एमसीक्यूज इकोनॉमिक्स के। और अगर आप पीजीटी एचटेट की तैयारी कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स की तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप यूजीसी की भी तैयारी करें, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की, तो भी आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो ये इकोनॉमिक्स के हैं चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से कुछ क्वेश्चंस बहुत हेल्प करेंगे आपकी। ये अगर आपने तैयारी कर ली है तो प्रैक्टिस आप यहाँ से कर सकते हैं। कुछ क्लासेस मैंने पहले भी अपलोड की हुई हैं तो आप चैनल पर देख सकते हैं। बहुत सारे नोट्स की क्लासेस भी अवेलेबल हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड। एक कमोडिटी है, एक वस्तु है आपके पास और उससे आपकी वांट सेटिस्फाई हो रही है, उसको क्या कहते हैं। देखिए, जब भी किसी वस्तु से हमारी वांट सेटिस्फाई होती है उसको हम कहते हैं यूटिलिटी। क्या कहते हैं? यूटिलिटी। तो कंजप्शन तो नहीं होगा, प्रोडक्शन भी नहीं है और वैल्यू एडिशन भी नहीं है। सेटिस्फाइंग पावर को यूटिलिटी कहा जाता है। इसके बाद है फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ टोटल यूटिलिटी इज। बहुत इजी है। जो फॉर्मूला है टोटल यूटिलिटी के कैलकुलेशन का वो क्या है, तो टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू सिग्मा मार्जिनल यूटिलिटी भी होता है और टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू MU1 MU2 MU3 भी होता है और इनको मिला के ये सिग्मा MU बन जाता है। तो दोनों ही सही है, आंसर इज बोथ A एंड B। इसके बाद है फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज। अब हमने टोटल यूटिलिटी की बात कर ली, अब हम बात करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या है। तो मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है कि जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होती है ना, टोटल यूटिलिटी का एक माइनस कर देते हैं, एक यूनिट। तो मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1। ठीक है, आई होप कि आपकी तैयारी होगी, बस आप प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं समझा रही हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा रही हूँ। इफ़ द कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली वन कमोडिटी एक्स ही विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन। अगर कंज्यूमर केवल एक ही कमोडिटी को कंज्यूम करता है, मान लीजिए सिर्फ चाय को कंज्यूम कर रहा है या सिर्फ चॉकलेट कंज्यूम कर रहा है, तो उसका इक्विलिब्रियम कब आएगा, कौन से पॉइंट पर आएगा। तो हम यहाँ समझेंगे इसको। देखिए, उसका इक्विलिब्रियम आएगा जब जो प्राइस होते हैं और जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है दोनों सेम हो जाएंगी। तो मार्जिनल यूटिलिटी से जब प्राइस सेम हो जाएगा तब यहाँ पर जाकर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज़ व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव टोटल यूटिलिटी इज। कि जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाए तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है, टोटल यूटिलिटी घटना शुरू हो जाती है। भाई, जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी आपकी नेगेटिव हो गई, आपने बहुत सारी चीज़ खा ली, रोटियाँ खा ली, अब वहाँ पे नेगेटिव होगी तो टोटल यूटिलिटी वहाँ से माइनस होती चली जाएगी ना, कम होती चली जाती है, आपने ये देखा होगा। इसके बाद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी आर कंज्यूम्ड मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यानी कि घटता हुआ जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या बताती है कि जब आप ज़्यादा कमोडिटी को कंज्यूम कर लेते हो तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या करती है। भाई, जब ज़्यादा कमोडिटी का यूज़ कर लेंगे, जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी घटनी शुरू हो जाएगी तो क्या होगा, बिगिन टू डिक्रीज। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है कि जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो घटनी शुरू हो गई है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी बिकम। जहाँ पर टोटल यूटिलिटी मैक्स हो जाती है यानी कि सब ज़्यादा हो जाती है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, जीरो हो जाती है। भाई, जहाँ टोटल यूटिलिटी मैक्स पे होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है वहाँ पे। ये सीधा सीधा इसका कॉन्सेप्ट है। इसके बाद है व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ टोटल यूटिलिटी व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी स्टेज पॉजिटिव। कि टोटल यूटिलिटी की कंडीशन क्या होगी जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होगी। तो जहाँ मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होती है टोटल यूटिलिटी वहाँ पर इंक्रीज हो रही होती है। क्या होती है, इंक्रीज हो रही होती है। मैं ये नोट्स अपने हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में जल्दी ही आपके लिए लेकर आऊँगी। ठीक है, व्हेन टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग एट ए डिमिनिशिंग रेट मार्जिनल यूटिलिटी मस्ट बी। जब जो टोटल यूटिलिटी है अपने घटते हुए डिमिनिशिंग रेट पर जब वो इंक्रीज हो रही होती है, डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ रही होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा घटती चली जाती है। जब भी टोटल यूटिलिटी बढ़ तो रही है, नीचे तो आ रही है लेकिन वो घट भी रही है तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही होती है, याद रखिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी एट द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन इज। जब सैचुरेशन का पॉइंट आ जाता है, घटने का पॉइंट आ जाता है कि अब यहाँ पे बिल्कुल न्यूट्रल हो चुकी है मार्जिनल यूटिलिटी, तो वहाँ पे सैचुरेशन के पॉइंट पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, तो वहाँ पे वो जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी,
जीरो हो जाएगी। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज करेक्ट, इनमें से कौन सी इक्वेशन करेक्ट है। तो इसमें से जो इक्वेशन करेक्ट है दैट इज जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है ना इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी अपॉन क्वांटिटी होता है। मार्जिनल यूटिलिटी तब निकलती है जब आप टोटल यूटिलिटी को क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं। तो आंसर हो जाएगा नंबर बी। इसके बाद है कंज्यूमिंग टू गुड्स ए कंज्यूमर अटेंस इक्विलिब्रियम व्हेन। अगर दो गुड्स को कंज्यूम कर रहा है तो कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कब होगा। हमने वन गुड का तो पढ़ लिया था कि जब मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर हो जाएगी तब जाकर कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम मिलेगा। इसमें कब मिलेगा, इसमें मिलेगा जब पहली की जो मार्जिनल यूटिलिटी है अपॉन प्राइस तो दूसरी का भी मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन प्राइस ये इक्वल हो जाएगा। इन दोनों का हम डिवाइड करके इक्वल निकाल लेंगे चाहे सामान कितने का भी हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा दोनों का। तो आंसर क्या हो जाता है नंबर सी। इसके बाद द रेट एट विच टीयू चेंजेस इज इंडिकेटेड बाई। एक ऐसा रेट जहाँ पे टोटल यूटिलिटी चेंज हो जाती है उसको क्या कहते हैं, टोटल यूटिलिटी चेंज होने को हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। इसके बाद है इनिशियली कोई भी देखो इनिशियली कौन सा है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। जब दो वस्तुएं हैं आपके पास तो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अगर ये फेल हो जाता है इन द प्राइस ऑफ वाई इस पे तो कम जो कंजप्शन होगा बाई का वो क्या होगा, वो कंजप्शन बढ़ेगा, ठीक है। क्या होगा, वो कंजप्शन बढ़ेगा। इसके लिए आप कोई भी किसी भी बुक से ना एक बार लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ लो या सिंपली टोटल यूटिलिटी या मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ लो, कहीं पे भी इसका कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। इसके बाद है विद द इंक्रीज इन कंजप्शंस बाय 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी टीयू इंक्रीजेज फ्रॉम 150 टू 180 देन मार्जिनल यूटिलिटी इज। अगर इंक्रीज हो रहा है कंजप्शन में, किसके कंजप्शन में, किसी भी एक कमोडिटी के कंजप्शन में, एक सामान है आपके पास उसका कंजप्शन आप बढ़ा रहे हो तो जो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो गई 150 से 180 तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, तो मार्जिनल यूटिलिटी 150 से अगर 180 आएगी तो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा यानी कि 30 हो जाती है। तो आंसर क्या है नंबर सी यानी कि 30। इसके बाद है कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एंड इज कंज्यूमिंग कमोडिटी एक्स ओनली। सिर्फ एक ही कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है और इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है यानी कि एम यू इज इक्वल टू पी एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स है। एक ही कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी फ्रॉम लास्ट यूनिट कंज्यूम्ड ऑफ कमोडिटी एक्स इज इक्वल टू 50 यूटिल्स एंड एम यू इज इक्वल टू 10 फाइंड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। हम क्या करेंगे, इनकी 10 से 50 को डिवाइड कर देंगे, इसका क्या निकल जाता है 5। तो क्या क्या होगा कमोडिटी का प्राइस, ये हो जाएगा आपका भाई ये है जो लास्ट यूनिट है 50 है और ये इसका मार्जिनल यूटिलिटी 10 है तो प्राइस हमें करना है तो प्राइस का निकल जाता है आपका 5। क्या हो जाएगा इसका आंसर 5। ये रहा इसका आंसर 5 नंबर ए। इसके बाद व्हेन प्राइस ऑफ बोथ द कमोडिटी इज सेम द कंज्यूमर अटेन्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वेयर। अगर किसी भी कमोडिटी के प्राइस सेम होते हैं तो कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कहाँ मिलता है, तो कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है एम यू एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई जब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है दो कमोडिटी के बीच में। तो यहाँ पर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। अब है द शेप ऑफ एम यू कर्व इज। एम यू कर्व की शेप क्या होती है, एम यू जो कर्व की शेप होती है ये होती है डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऐसे जा रही होती है डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। इसके बाद एक कंज्यूमर विल परचेज मोर ऑफ गुड एक्स देन गुड वाई ओनली व्हेन। एक कंज्यूमर है वो गुड एक्स कब ज़्यादा खरीदेगा, गुड वाई से कब खरीदेगा, तो वो तब खरीदेगा जब यहाँ पे एम ये उसका फॉर्मूला हो एम यू एक्स पी एक्स इज़ ग्रेटर देन एम यू वाई पी वाई। सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत सिंपल है ये। इसके बाद है नंबर 20 यानी कि 20 द प्रिंसिपल लिमिटेशन ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस रिलेट्स टू द बेसिक एजम्पशंस दैट यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। जो भाई प्रिंसिपल लिमिटेशंस हैं यूटिलिटी एनालिसिस की वो किस टर्म में यूटिलिटी यहाँ पर यहाँ कार्डिनल नंबर में होती है, 1 2 3 की फॉर्म में होती है ना, कार्डिनल नंबर में होती है। इसके बाद इक्विलिब्रियम लेवल टू इनकम इज इक्वल टू। इक्विलिब्रियम लेवल जो होता है इनकम के लिए वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट दोनों के लिए होता है। तो आंसर हो जाएगा नंबर सी। इसके बाद है सिंस ए एज इज इक्वल टू सी प्लस एन ये एज इज इक्वल टू सी प्लस एस एंड
AD is equal to C plus I, so equilibrium will be established when C plus S is equal to C plus I और where, तो इसका आंसर हो जाता है S is equal to 1। क्या आंसर हो जाता है? S is equal to 1। इसके बाद इक्विलिब्रियम लेवल जो है होता है इनकम आउटपुट का और एम्प्लॉयमेंट का, इज व्यूड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज, किस अप्रोच से देखना होता है? तो AS इज इक्वल टू AD अप्रोच और S इज इक्वल टू 1 अप्रोच, ये दोनों ही हो जाएगा फर्स्ट 1, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फ्रेमवर्क एग्रीगेट डिमांड एंड प्राइस लेवल आर इनवर्सली रिलेटेड, हैंस स्लोप ऑफ AD कर्व इज। अगर क्लासिकल फ्रेमवर्क की बात करें तो वो कहता है कि जो हमारी पूरी डिमांड है, जो हमारी एक साथ जो एग्रीगेट डिमांड होती है और प्राइस लेवल है, वो इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। तो जो स्लोप होता है AD कर्व का वो कैसा होगा? वो होता है डाउनवर्ड। कौन सा होता है स्लोप? डाउनवर्ड। ये 24 क्वेश्चंस मैंने यहाँ कराए हैं। आगे की क्लास में मैं 25 से स्टार्ट करूँगी। प्रैक्टिस क्वेश्चन है। देखिए मैं बहुत ज़्यादा इनको नहीं समझा रही हूँ, ना मैं खुद दिमाग लगा रही हूँ इनमें बहुत ज़्यादा समझाने के लिए, क्योंकि टाइम कम है। समझ तो आप पढ़ रहे होंगे बहुत टाइम से, बस थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, तो वही मैं आपको करा रही हूँ। आई होप कि आपको समझ आ गई होंगी। तो प्लीज़ थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।